नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आपदा। दीपक शर्मा जी हिंदी साहित्य के एक सशक्त और विशिष्ट कथाकार हैं, जिनका नाम समकालीन कहानी लेखन में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं, खासकर स्त्री जीवन के सूक्ष्म अनुभवों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हैप्पी बर्थडे। सुबह 7 बजे बहन ने मुझे मोबाइल किया था। अपने स्कूल से मैं सीधे तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। दोपहर का खाना भी बनाऊँगी और शाम को पकौड़ी और हलवा भी। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। उसके संग अपनी नाराज़गी भुलाकर मैंने कहा था। हम सभी तुम्हारे इंतज़ार में रहेंगे। बहन और मैं जुड़वां थे। अभी पिछले ही महीने बहन ने अपने सहकर्मी अशोक से अपनी शादी रचाई थी। अंग्रेजी भाषा पर उसके अधिकार पर वो विशेष रूप से मोहित रही थी, माँ और मेरे विरोध के बावजूद। नौकरी शुरू किए तुम्हें कुल जमा 1 साल ही हुआ है, माँ ने कहा था। और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है? आजकल तो लड़कियां 25 से पहले शादी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। अशोक को तुमसे ज़्यादा तुम्हारी तनख्वाह प्यारी है, मैंने कहा था। शादी वो इसलिए चाहता है, उसे आगे अपनी 3 बहनें ब्याहनी हैं। दोनों स्वार्थवश ऐसा कह रहे हैं बाबूजी। बहन ने झट बाबूजी को हमारे सामने आन खड़ा किया था। माँ को अपनी सेवा टहल चाहिए और दुर्गेश को अपनी अर्जियां भेजने की मुझसे फीस। 2 साल पहले माँ के बाएं भाग पर फालिज गिर पड़ा था और उनकी देखभाल के प्रति निश्चिंतता बरतनी असंभव जान पड़ती थी। और इंजीनियरिंग के अपने इस चौथे साल में मैं किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने की इच्छुक थी। गुणवती और पुण्यवती हमारी उषा का कोई भी निर्णय गलत नहीं हो सकता। बाबूजी ने हम दोनों का विरोध मिटा डाला था। उसकी छठी इंद्रिय इलाही है और उसकी पसंद मानो इलाही मुहर। याद नहीं, उस बार 10वीं के इम्तिहान में उसके बताए हुए सवाल छोटे के पर्चों में कैसे आन टपके थे। उस समय बाबूजी के सामने केवल पिछले साल का वो संयोग रहा जब छोटा भाई बाबूजी और बहन से गणित के अपने मुश्किल सवालों के हल निकलवा रहा था कि बीच में बहन कहीं से कुछ सवाल उठा लाई थी। आज सवेरे अपने सपने में देखा, यही कुछ सवाल तुम्हारे पर्चे में आए हैं। मैंने उन सवालों को परे हटाना चाहा था, लेकिन बाबूजी ने बहन के हाथ वाले सवाल मुझे हटाने न दिए थे। और जब वही सवाल आगामी दिनों के दौरान छोटे के पर्चों में हूबहू उन्हीं रकमों के साथ आन प्रकट हुए थे, तो बाबूजी ने हम दोनों की पीठों पर हल्के धौल जमाते हुए कहा था, इलाही, अपनी इस बहन को अपनी रखवाल दूत मानकर चलना सीखो। इसे खुश रखोगे तो जिंदगी भी तुम्हें खुशी बख्शेगी। लेकिन भविष्य की दूरबीन न उनके पास रही न बहन के पास। नहीं जानते थे वे जीवन में गणितीय समीकरण नहीं होता। वे नहीं जानते थे कि बहन उनके इस कथन को ब्रह्म वाक्य मानकर अशोक के मामले में स्वयं के अचूक होने का ब्रह्म पाल लेगी। नहीं जानते थे इलाही शक्तियों से अपने को संपन्न मानकर बहन उस धरातल पर खड़ी होने जा रही थी जिसका धंसना अवश्यंभावी था। नहीं जानते थे सामाजिक मान्यताओं की पकड़ के बिना संकुचित उनका दृष्टिकोण बहन को एक ऐसे अति विश्वास से भर रहा था जिसकी दीवार ढह जाने वाली थी। उषा अभी तक नहीं आई। 2:30 बजे के करीब माँ रोने लगी। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस बार यहाँ से जाते समय हमें लेकर अशोक से अपने मन मुटाव की बात तो मुझे बताई थी। क्या मालूम उसी ने उसे इधर आने से रोक दिया हो। मेरी मानो छोटे के संग मिठाई देने के बहाने उषा का पता करके आओ। बहन के ससुराल के प्रति सद्भाव प्रकट करने हेतु माँ ने बाबूजी के हाथ मिठाई का एक डिब्बा पहले से मंगवा रखा था। माँ को मैंने नहीं बताया, इस बीच बहन को मैं कई बार मोबाइल कर चुका था, परंतु वो स्विच ऑफ मोड पर था। साइकिल निकालो छोटे। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाने से मेरी साइकिल उसकी मिल्कियत बन चुकी है। साइकिल मैं चलाऊंगा। 12वीं कक्षा में पढ़ रहा छोटा हर किसी के काम आने को आतुर रहता है। बहन की कमी उसने माँ को महसूस नहीं होने दी है। समय पर माँ को अपनी चाय, अपना नाश्ता, अपना भोजन और अपनी दवा उसी नियमितता से, उसी के सहयोग से उपलब्ध हो जाती है जिस नियमितता का अभ्यास बहन ने शुरू कर रखा था। बहन के ससुराल से पहले छत पर फैली मुझे वे चादरें दिखाई दी जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता था। अपने दहेज का अधिकांश सामान बहन ने हम भाइयों के संग खरीदा था। केवल जेवर ही बाबूजी की संगति में लिए गए थे।
बहन की ससुराल जिस बंगले के पिछवाड़े किराए के 4 कमरों में डेरा डाले है वो अजीब ऊटपटांग ढांचा रखे है। पहले 2 कमरे बंगले की मोटर गैराज से संलग्न ऊपर छत की ओर जा रही सीढ़ियों की ओट में खड़े हैं, तो दूसरे 2 सीढ़ियों की दिलहे बंदी खत्म होते ही अकस्मात प्रकट हो लेते हैं। एक बाएं हाथ और दूसरा एकदम सामने। दाएं हाथ छत खुलती है। बहन का कमरा ऊपर बाएं हाथ वाला था। हमने अपने कदम इसीलिए सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ाए। सीढ़ियाँ धुल रही थीं। बहन की बड़ी ननद बाल्टी और मग लिए थी और मझली झाड़ू। दिसंबर की उस सर्द दोपहर में दोनों के पैर नंगे थे। तुम्हारा जन्मदिन भी आज ही है? मंजली ने अपने हाथ का झाड़ू छोड़कर मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा ले लेना चाहा। जरूर होगा। बड़ी ने भी हाथ की बाल्टी नीचे रख दी। तुम भी उषा के साथ पैदा हुए थे? उषा ऊपर है? जवाब देने के बजाय मैंने पूछा। तुम भी आज अपने 25वें साल में दाखिल हुए हो? जवाब न देने की बारी बड़ी ने अपने ऊपर ले ली। नहीं, छोटे ने मेरी तरफ से उत्तर दिया। आज ये दोनों 24 के पूरे हुए। उषा ऊपर है? मैंने अगला पैर सीढ़ियों पर धर दिया। सीढ़ियों पर जगह जगह खून के धब्बे मेरी निगाह में उतर लिए। नहीं, मंजली ने उत्तर दिया। उषा भाभी का हाथ कट गया है, भैया उसे अस्पताल लेकर गए हैं। सीढ़ियों पर ये धब्बे उषा के खून के हैं? मेरे होश उड़ गए। खून? कैसा खून? बड़ी ने मग एक तरफ हटाकर पानी की पूरी बाल्टी सीढ़ियों पर उड़ेल दी। पानी के कई छींटे हमारे पास आ पहुँचे। कौन से अस्पताल लेकर गए हैं? मैंने पूछा। हमें नहीं मालूम। मंजली की हंसी में शरारत साफ झलक आई। आप बताइए, मैंने बड़ी से पूछा। नहीं मालूम। खाली बाल्टी लिए वो सीढ़ियाँ उतर ली। उनका गुसलखाना नीचे था, सीढ़ियों के ऐन नीचे, छाजन के लिए सीढ़ियों को ग्रहण करता हुआ। बाबूजी से बात करते हैं। गेट से बाहर निकलते ही मैंने छोटे से कहा, लेकिन उनका फ़ोन हमें मिला नहीं। ना चाहते हुए भी फिर मैंने अशोक का नंबर मिलाया, मगर उसने उठाया नहीं। बाबूजी के पास चलते हैं। अपने अंदर जमा हो रही चिंता को मैंने छोटे पर प्रकट नहीं करना चाहा। इतनी दूर? बाबूजी जिस सार्वजनिक पुस्तकालय में सुबह से 8 बजे से शाम के 6 बजे तक डिप्टी लाइब्रेरियन की हैसियत से काम करते हैं, वो बहन की ससुराल से 8 किलोमीटर की दूरी पर तो था ही। साइकिल इस बार मैं चलाऊंगा, मैंने छोटे से कहा। मिठाई का डिब्बा तुम पकड़ लो। मिठाई उन्हें दी नहीं? मिठाई उषा के लिए थी। रास्ते भर मैं सोचता रहा, है के बजाय मैं थी क्यों बोल उठा था। बाबूजी अपने पुस्तकालय में नहीं थे। अभी 1 घंटा पहले अस्पताल से आपके जीजा का उन्हें फ़ोन आया था, आपकी बहन इमरजेंसी में है। लाइब्रेरियन से हमारी जान पहचान अच्छी थी। कौन से अस्पताल? एक तीखी झुरझुरी मेरी समूची काया को कपा कपा गई। शायद सिविल में। हाँ, सिविल ही में। सिविल अस्पताल पहुंचने पर हमने बाबूजी को कई लोगों से घिरे हुए पाया। घेरने वाली भीड़ में डॉक्टरों के एप्रनों के साथ पुलिस की कुछ वर्दियां भी थीं। सॉरी यंग मैन, हम भाइयों को देखते ही अशोक मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हें मैं आज विश नहीं कर सकता। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये दिन बार बार आए। उषा कहाँ है? मैंने पूछा। अ चांस एक्सीडेंट, अर्थात एक सांयोगिक दुर्घटना। अ शियर एक्सीडेंट, एक विशुद्ध घटना। और ट्रेजिक एक्सीडेंट, अर्थात एक अनर्थकारी दुर्घटना। अशोक ने अपने हाथ मेरे कंधों पर टिकाने चाहे। दोपहर में सब्जी काटते समय उसके हाथ की छुरी उसकी अपनी ही कलाई पर चल गई। और वो क्या? अशोक के हाथ मैंने अपने कंधों से नीचे झटक दिए। द वर्स्ट हैपेंड, अर्थात बदतरीन हो गुजरा। अशोक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मैंने दे मारा। हकबका कर अशोक बाबूजी की दिशा में बढ़ लिया। इधर आओ दुर्गेश। कुछ ही देर में भीड़ चीर कर बाबूजी हम भाइयों को एक कोने में ले गए। अशोक ने मुझे धमकी दी है कि उषा के मामले को अगर हम पुलिस केस बनाएंगे तो वो तुम्हारे विदेश जाने पर रोक लगवा देगा, तुम्हारा पासपोर्ट जारी नहीं होने देगा, अपना मुजरिम करार कर देगा तुम्हें। वहीं उसी कोने में पालथी मार कर मैं फूट फूट कर रोने लगा। ये समय हौसला बांधने का है। बाबूजी मुझे ज़मीन से ऊपर उठा दिए। ये समय बैठने का नहीं, रोने का नहीं। छोटे को हिम्मत दिलाने का है, उसे रोने देने का नहीं। उसके साथ तुम घर पहुंचो। मैं जो ये रुका हुआ हूँ यहाँ, यहीं रुकूंगा। ये सब देख रहा हूँ, आगे भी देखूंगा। तुम घर पहुंचो जल्दी। राजलक्ष्मी उधर अकेली है।
माँ को क्या बताएंगे? मेरी रुलाई दुगनी तेज हो गई। उषा हमें छोड़ गई है। तुम्हें रोना बिल्कुल नहीं है। बाबूजी ने मेरे कंधे थपथपाए। छोटे की खातिर, राजलक्ष्मी की खातिर, मेरी खातिर। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। राजलक्ष्मी से अभी खुलासा हाल नहीं कहना। बाबूजी का गला भराया। उसे कुछ बताने से पहले हमें अपने डॉक्टर चंद्रा की सलाह लेनी होगी। उषा ने बताया नहीं? वो अपने स्कूल से यहाँ क्यों नहीं आई? घर पर माँ ने बहुत अधीर होकर पूछा। अशोक ने उसे आने नहीं दिया होगा, मैंने कहा। आपकी चाय बना लाऊं? छोटे ने माँ से पूछा। शाम की अपनी दवा आपको अभी खानी होगी। बना लाओ जाओ, मैंने छोटे से कहा। तुम्हारे लिए उषा ने ज़रूर कोई महंगी गिफ्ट खरीदी होगी और अशोक ने उधर कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया होगा, माँ ने कहा। क्या मालूम। और वो मिठाई का डिब्बा उषा ही के हाथ में दिया था ना? हाँ, मैंने सिर हिला दिया और छोटे के संग माँ के कमरे से बाहर चला आया। छोटे के हाथ से मिठाई का डिब्बा कब और कहाँ अलग हुआ था मुझे ध्यान न रहा था। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आपदा। संवेदना, यथार्थ और सामाजिक विडंबना का मिला जुला रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी आपको कैसी लगी लिखकर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। नमस्कार।